हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 12 चैप्टर 5 ऑर्गेनाइजिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोस और बनाई हैं, इस पर 2 वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो ज़रूर देखें। पहली वाली थी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, उसकी प्रोसेस और इम्पोर्टेंस, और जो सेकंड थी वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। और आज हम जो पढ़ रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग में, आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन। ठीक, देखिए क्या होती है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। होती क्या है, हम किताब की लैंग्वेज की बात नहीं करते। पहले मैं आपको थोड़ा देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। हमने एक कम्युनिकेशन भी आएगा, भी फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, नहीं आया तो वो भी आएगा। और फॉर्मल क्या होता है, जब कोई भी काम रूल से, रेगुलेशन से, डिसिप्लिन में, सिस्टमेटिक वे में, एक तरीके से डिसिप्लिन वे में होता है तो उसे हम फॉर्मल कहते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रूल्स रेगुलेशन से बनी हो, ठीक है, जिसमें हर चीज़ प्री डिटरमाइंड हो, ठीक है, सारे मिलकर बहुत मेहनत से काम करें और एक सिस्टमेटिक वे में काम होता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइजेशन या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है। और जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जिसमें साथी मिल गए हैं, ठीक है, लेकिन कोई सिस्टमेटिक वे नहीं है, कोई पहले से प्री प्लान डिसिप्लिन वे नहीं है, तो उसे हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। ठीक ठीक, अब थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। पहले एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता रहा है। एन ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्मल। कब होती है फॉर्मल? व्हेन द एक्टिविटीज ऑफ 2 और मोर पर्सन्स आर कॉन्शियसली कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव। एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तब कहलाती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की जो एक्टिविटी है आपस में जुड़ी होती है और वो कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, चेस्टर बार्नैट इसके अकॉर्डिंग बोला है। और ये कौन थे? अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव एंड द ऑथर ऑफ फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये दिस पर्सन। ठीक है, और सारे लेट ही होंगे, खैर अब तो क्या कहना चाह रहा है वो कि एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मल तब होती है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की क्रिया आपस में जुड़ी हुई होती हैं और वो किसी कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। ठीक, और पढ़ लेते हैं। ये रहा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये वो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है दैट इज डिजाइन्ड बाय द मैनेजमेंट टू अकॉम्प्लिश ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक ऐसा स्ट्रक्चर जो मैनेजमेंट डिज़ाइन करती है, क्यों? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव प्राप्त कर पाएँ। ठीक है, इट स्पेसिफाइज क्लियरली द बाउंड्रीज ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देयर इज अ सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस एक्टिविटी टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। मैं आपको बता रहा था अभी, इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पहले से ही बाउंड्रीज होती हैं, क्लियर फिक्स होती हैं, किसकी अथॉरिटी क्या है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक सिस्टमैटिक कोऑर्डिनेशन होता है इसमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ के बीच में, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव कर सकें। वही जो मैं आपको समझा रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन में जब पहले से ही हर चीज़ फिक्स होती है, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती हैं, एक्टिविटीज सारी फिक्स होती हैं, ठीक है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका सबऑर्डिनेट है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जब काम होता है, और क्यों होता है, और सारी एक्टिविटीज़ पहले से ही फिक्स और प्री डिटरमाइंड होती है, उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है, तो उसको हम वो भी क्यों? ताकि हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाएँ। इसको हम क्या बोलते हैं फिर? इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑथर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दी है। देखो ऑथर के नाम का ही है, अगर आपको याद रहे तो लिख देना, नहीं तो आप डायरेक्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। सिस्टम ऑफ वेल डिफाइंड जॉब्स ईच बियरिंग ए डेफिनेट मेजर ऑफ अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये जो 3 वर्ड आ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, 2 और 3, अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। अभी यहाँ डिटेल में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी इसमें डेलीगेशन अथॉरिटी की अगली वीडियो है, उसमें इन तीनों में बहुत अच्छे से डिटेल में बात की गई है, आप ध्यान से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये कह रहा है एक वेल डिफाइंड जो जॉब्स होता है सिस्टम उसमें, जिसमें कि हर कोई चीज़ पहले से फिक्स होती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, इसी को हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ठीक है,
आइए अब इसके हम फीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। फीचर्स ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या फीचर होते हैं, देखिए पढ़ते हैं। पहला ईयर दिस वन, फर्स्ट वन, इट इज़ डेलिबरेटली क्रिएटेड बाय द टॉप मैनेजमेंट। इसे टॉप मैनेजमेंट अपने हिसाब से बनाती है, अपनी इच्छा से, ठीक है, पहले से ही प्लान करके फिक्स करके। नंबर सेकंड, इट इज़ बेस्ड ऑन द रूल्स एंड प्रोसीजर विच आर इन रिटन फॉर्म। वही मैं आपको बता रहा था, सारे रूल्स रेगुलेशन पहले से रिटन फॉर्म में फिक्स होते हैं, ठीक है, तो इसमें हर चीज़ फिक्स होती है, बस उसे ही फॉलो करना पड़ता है। नंबर थर्ड, इट इज़ इम्पर्सनल होती है। इम्पर्सनल का मतलब पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता है इसमें। दैट इट डज नॉट टेक्स इनटू कंसिडरेशन इमोशनल एस्पेक्ट, ठीक है। जो भी रूल्स रेगुलेशन बन गए वो ऊपर बॉस ने नहीं देखा, जिन्होंने बनाया है वो नीचे वालों तक बहुत ही कम मिल पाते हैं, तो इम्पर्सनल नहीं है, इसलिए ये इम्पर्सनल होती है। नंबर फोर्थ, इट क्लियरली डिफाइंस द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। इसमें जो वर्ड आ रहा है बार बार, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दोनों अलग से क्लैरिफाई हो जाती है इसमें, ठीक है, एवरी इंडिविजुअल की। इन दोनों टॉपिक पे बात हम करेंगे अभी अगले जो इसकी वीडियो है उसमें। और नंबर 5, इट इज़ क्रिएटेड टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखो कोई भी काम होता है ऑर्गेनाइजेशन में और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही होता है, तो ये इसके 5 फीचर्स हैं। आइए आगे चलते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पढ़ते हैं, वो फीचर से ही एडवांटेज हैं। ये एडवांटेज, एडवांटेज का मतलब हो गया सॉरी मेरिट, ठीक है, एडवांटेज मीन्स हो गया मेरिट, मेरिट या क्वालिटीज़ भी कह सकते हैं, मेरिट ही चल जाएंगे। नंबर 1 क्या होते हैं, ये आप खुद भी थोड़ा सा आसपास से लिख देंगे तभी चल जाएगा। ईजियर टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंस म्यूचुअल रिलेशनशिप आर क्लियरली डिफाइंड। इसमें किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि म्यूचुअल रिलेशनशिप पहले से डिफाइंड होती है। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। ओवरलैपिंग का मतलब होता है डुप्लीकेशन या डबल काम नहीं होता, ठीक है, क्योंकि पहले से हर चीज़ डेफिनेट प्लान के अकॉर्डिंग होती है। नंबर 3, यूनिटी ऑफ कमांड थ्रू एन एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड। इसमें यूनिटी ऑफ कमांड जो हमने प्रिंसिपल में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़े थे, इसमें जो यूनिटी ऑफ कमांड होता है, यूनिटी ऑफ कमांड क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक समय पर एक ही बॉस से ऑर्डर मिलने चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड होता है। और इसमें एक एस्टेब्लिश चेन ऑफ कमांड होता है, पहले से फिक्स होता है कौन किसको ऑर्डर करेगा, कैसे करेगा। नंबर 4, ईजी टू अचीव ऑब्जेक्टिव। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन और मेटल रिसोर्सेज का होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड और उसके अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आर फिक्स्ड, तो अकॉर्डिंग टू दैट एवरीबडी वर्क्स। स्टेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, इससे ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबिलिटी आ जाती है, बिकॉज बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज कैन फेयरली बी प्रिडिक्टेड सिंस देयर आर स्पेसिफिक रूल्स टू गाइड देम, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस से। अब डिसएडवांटेजेस पढ़ रहे हैं हम किसके, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। इसके कुछ नुकसान भी हैं, पढ़ते हैं। ये रहे डिसएडवांटेजेस, या हम बोल सकते हैं इसे डीमेरिट, या इसको आप लिमिटेशंस भी कह सकते हैं। लिमिटेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट, द वर्क इज बेस्ड ऑन रूल्स विच कॉजेज अननेसेसरी डिलेज। अब आपको इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ेंगी, कोई काम करना है, कोई रिजोल्यूशन पास करना है, कोई जनरल सी बात भी है तो बॉस से परमिशन लेनी पड़ेगी, हो सकता है बॉस छुट्टी पे ना हो, तो इससे अननेसेसरी डिले होगा। लैक ऑफ इनिशिएटिव, जब एवरीथिंग इज़ फिक्स ऑलरेडी, तो देन इफ़ एनी वर्कर वांट्स टू गिव हिज व्यूज़, हिज आइडियाज़, हिज इनिशिएटिव, तो जो इनिशिएटिव है, जो अपॉर्चुनिटी इनिशिएटिव वाली, वो ख़त्म हो जाएगी। लैक ऑफ इनिशिएटिव रहता है, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, पहले से बता रखा है आपको क्या करना है और किस तरह करना है, तो आप अपनी कोई भी राय नहीं दे सकते इसमें। एम्प्लॉइज़, आपसे मतलब एम्प्लॉइज़ से है। लिमिटेड इन स्कोप, इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड ऑल ह्यूमन रिलेशनशिप इज एन एंटरप्राइज एज इन प्लेस मोर एम्फासिस ऑन स्ट्रक्चर एंड वर्क। इसमें जो स्कोप वगैरह है वो लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें ह्यूमन रिलेशनशिप नहीं समझे जाते हैं, सिर्फ काम पे ही फोकस किया जाता है और वर्क के स्ट्रक्चर पे किया जाता है, तो इसका ये नुकसान है। अब हम पढ़ रहे हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, फॉर्मल का जस्ट रिवर्स होता है इनफॉर्मल, आगे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं इसके बारे में भी। तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है भाई, ये रही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चर इज डेवलप विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्पॉन्टेनियसली। तो वो कह रहा है कि ये क्या होता है, ये वो होता है जो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है, ठीक है, और ये अपने आप ही डेवलप हो जाता है, अपने आप ही फॉर्मल करते करते ही इनफॉर्मल भी डेवलप हो जाता है। होता क्या है, द नेटवर्क ऑफ पर्सनल एंड सोशल रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेंडशिप कॉमन इंटरेस्ट इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आप यहाँ बहुत ध्यान से देखो, जो डायग्राम देख रहे हैं यहाँ सारे, मान लो कि एम्प्लॉय एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनमें बात हो रही है, ठीक है, इनमें, इसमें, 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 इसमें सब में बात हो रही है आपस में,
ठीक है, ये किसी एक बात को लेकर सहमत हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, लंच के समय एक जगह से इकट्ठे हो सकते हैं और कहीं हो सकते हैं। तो इनकी फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे जो पर्सनल सोशल रिलेशनशिप से नेटवर्क बनता है, इसको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो इनफॉर्मल इट इज़ नॉट प्री डिसाइडेड, ये पहले से डिसाइड नहीं होता, इट इज़ मतलब बाय चांस बन जाता है ये। ठीक है, तो ये क्यों बनता है? फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट के बेस पे। तो फॉर्मल से उल्टा होता है इनफॉर्मल, और इनफॉर्मल जो होता है वो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें हो सकता है, कॉमन इंटरेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, फ्रेंडशिप के बेस पे बन जाता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि आप स्कूल में सब, जो आप स्कूल में ऑफिस में जॉब करते हैं लोग, और जब लंच करते हैं या ब्रेकफास्ट करते हैं तो सारे एक टेबल पे बैठते हैं। ठीक है, मान लो एक टेबल ही है ये लंच की टेबल, तो वहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, बातों बातों में इनका ग्रुप बन गया, एक बात पे एग्रीड हो गए सारे, तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लोग और पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लो इसके बारे में। एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज दैट ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड डेलिबरेटली तो नहीं बनाया जाता, बट कम्स इन टू एग्जिस्टेंट बिकॉज ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट, टेस्ट एंड रिलीजियस एंड कम्युनल रिलेशन। आपका अपना कॉमन इंटरेस्ट है, आपके टेस्ट मिल रहे हैं, आपकी बातें मिल रही हैं, रिलीजियस कारणों से मिल रहे हैं आप, तो उससे इनफॉर्मल बन जाता है। The main purpose of this organization structure is getting psychological satisfaction। ये एक एग्जांपल दे रहा है, एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन होना। जैसे धर्म के बहुत सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं, पार्टियों के, बीजेपी कांग्रेस के लोग एक साथ मिल जाते हैं। मान लो किसी आप रिलीजियस प्लेस पे जा रहे हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, वहाँ पर आप बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए, तो ये सब इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। ये बन जाते हैं, हम डेलिबरेटली बना रहे हैं लेकिन बन जाते हैं। ठीक है, ग्रुप्स बन जाते हैं। तो इसमें एम्प्लॉयज़ विद सिमिलर इंटरेस्ट इन स्पोर्ट्स, फर्म, फिल्म्स, रिलीजन में फ्रॉम देयर ऑन फॉर्मल ग्रुप्स। तो बहुत सारे एम्प्लॉय जिनके अपने सेम इंटरेस्ट हैं, स्पोर्ट्स में, फिल्म में, रिलीजन में, वो अपने ग्रुप्स बना लेते हैं, इनको हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। क्या इसके फीचर्स हैं ये पढ़ रहे हैं हम, देखिए ये रहे फीचर इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के। पहला, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम विद इन द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही बनता है, अलग से नहीं बनता, एज अ रिजल्ट ऑफ पर्सनल इंटरेक्शन अमंग एम्प्लॉयज़। ठीक है। नंबर सेकेंड, इट इज़ नो रिटर्न रूल्स एंड प्रोसीजर। कोई रूल्स रेगुलेशन ये इसके जो हैं वो रिटर्न में नहीं होते हैं। नंबर थर्ड, इट डज़ नॉट हैव फिक्स्ड लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसका कोई फिक्स लाइन ऑफ कम्युनिकेशन भी नहीं है। नंबर फोर्थ, इट इज़ नॉट डेलिबरेटली क्रिएटेड। ये अपने इच्छा से बनाया भी नहीं जाता, मैनेजमेंट नहीं बनाती लेकिन बन जाता है फिर भी। नंबर फाइव, इट इज़ पर्सनल। ये पर्सनल होता है क्योंकि सारे इंटरेस्ट में मिलते हैं। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ट इन माइंड। हर किसी इंसान की फीलिंग इसमें ध्यान में रखी जाती है। तो ये आपका क्या रहा है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आप पढ़ रहे हैं इसके एडवांटेजेस, इसके लाभ, मेरिट्स। एडवांटेज का मतलब क्या होता है, मेरिट्स। ठीक है, क्या है इसके मेरिट्स पढ़ रहे हैं, और डिसएडवांटेज भी साथ में पढ़ेंगे, दोनों साथ साथ ही हैं। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस को हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम डीमेरिट्स भी कह सकते हैं आप, डी मेरिट्स या लिमिटेशन। देखिए क्या है, दोनों पढ़ते हैं। ये एडवांटेजेस हैं। पहला, स्पीड। प्रिस्क्राइब्ड लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड विद लीड्स ऑफ फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। वो कह रहा है इसमें कम्युनिकेशन जो होता है पहले से प्रिस्क्राइब नहीं होता, तो वो जो उसकी जो चैन है वो लाइन नहीं है, तो ये ज़्यादा स्पीडी है। इट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से इसमें न्यूज़ वगैरह फैलती है एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल में। नंबर सेकंड, फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड्स। ये जो आपस में लोग होते हैं उनकी सोशल नीड के फुलफिलमेंट के लिए बनता है। तो इसमें जो बिलोंगिंग्स होते हैं, ठीक है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग रहती है, तो हर कोई एक दूसरे की इच्छा का ध्यान रखता है। नंबर थर्ड, क्विक सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। इसमें जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका तुरंत सॉल्यूशन निकलता है, क्योंकि हर बंदा विदाउट हेजिटेशन बात करता है अपने ऑफिसर से। इट हेल्प्स द ऑफिसर्स टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द सबऑर्डिनेट। ये उसकी तरह नहीं है कि पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फॉर्मल मीटिंग के लिए बोलना पड़ेगा तब काम होगा, तो इसलिए इस फ़ायदे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में। दिस वन डिसएडवांटेजेस, इट क्रिएट्स र्यूमर्स। र्यूमर्स समझते हैं, अफवाहें। इसमें जो अफवाहें होती हैं वो बहुत तेज़ी से फैलती हैं, र्यूमर्स फैलते हैं। ऑल दी पर्सन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेस एंड समटाइम्स ए रॉन्ग थिंग इज़ कन्वेड टू दी अदर पर्सनस। तो इसमें बस अपने हिसाब से उल्टी सीधी बातें करी जाती हैं, कोई लैंग्वेज फिक्स नहीं होती बात करने की, तो इसमें क्या होता है, र्यूमर्स ज़्यादा फैलते हैं। ठीक है। नंबर सेकंड, इट रेसिस्ट चेंज एंड लेस स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग दी ओल्ड टेक्निक्स। ये चेंज को रोकता है और स्ट्रेस ऑन अडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक्स ही अडॉप्ट की जाती हैं इसमें। और नंबर थर्ड, प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट। ठीक है,
इसमें जो लोग होते हैं आपस में इनके ग्रुप बनते हैं, वो प्रेशराइज करते हैं और उन्हीं पे ही उनके इंटरेस्ट पे जो ग्रुप होता है उस पर ध्यान ज़्यादा दिया जाता है। अब हम इसका डिफरेंस पढ़ रहे हैं, आपको आई होप दोनों का मतलब पता लग चुका होगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब इन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर्मल आप समझ गए होंगे, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं सारे रूल्स रेगुलेशंस और अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हर चीज़ पहले से फिक्स कर दी जाती है। जितने भी जूनियर एम्प्लॉई हैं वो उन्हीं को फॉलो करते हैं, ठीक है। और हर चीज़ एक फॉर्मल वे में होती है, इसको फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जबकि इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती हैं, ये फॉर्मल के अंदर ही अपने आप डेलिबरेटली जो है बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। और इसमें क्या होता है, कुछ लोगों के ग्रुप हैं, इंटरेस्ट हैं, कॉमन टेस्ट हैं, उसके आधार पर, पर्सनल इंटरेस्ट के आधार पर, फ्रेंडशिप के बेस पे कुछ ऑर्गेनाइजेशन बन जाते हैं, उसको हम इनफॉर्मल कहते हैं। जैसे मान लो 5, 7, 10 लोग कहीं मिलकर जा रहे हैं तो वो क्या है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। आप मान लो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए जा रहे हैं, 5, 7 लोगों का ग्रुप बन गया तो वो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है। वहाँ जो फ्लोज होगा, कम्युनिकेशन होगा, वो कैसे भी होगा, किसी भी तरह से बोल सकते हैं। और वो कॉमन इंटरेस्ट के पर्पज़ से बने, पहले से कोई फिक्स नहीं था, ठीक है। और जब वो काम पूरा हो जाता है पूरे हो भी सकते हैं। और फॉर्मल इनफॉर्मल का एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि एक ऑफिस, एक कंपनी, स्कूल में जब जो भी लोग टीचर्स या एम्प्लॉयज़ जॉब कर रहे हैं वो सारे फॉर्मल हैं, उनके रूल्स रेगुलेशन है, उनको अपने हिसाब से जो भी उनका टाइम टेबल है या जो भी उनका ऑफिस रूटीन का डिसिप्लिन है उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। लेकिन लंच टाइम में जब वो सारे इकट्ठे बैठ के बात कर रहे हैं तो उस समय इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन भी साथ साथ बन सकते हैं। आइए अब इसके डिफरेंस के बारे में पढ़ते हैं। ये रहा इसका डिफरेंस। इसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, दिस वन, और इसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं दोनों के बारे में। अब आपको पता लग गया होगा बेसिस। पहला मीनिंग, इट रेफर टू स्ट्रक्चर ऑफ वेल डिफाइंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर होता है अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, पहले से ही डिफाइंड होती है। और इसमें जो नेटवर्क होता है इसमें सोशल रिलेशनशिप का होता है और विद डेवलप्स ऑटोमेटिकली, अपने आप डेवलप होता है। इसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो कि पहले से ही डिसाइड होती हैं, और इसमें एक नेटवर्क बनता है सोशल रिलेशनशिप का जो कि ऑटोमेटिकली बनता है। नेचर, इसकी नेचर कैसी है, इसकी नेचर है रिजिड और स्टेबल। रिजिड का मतलब आप ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते इसमें, और स्टेबल ये टिकता है, लंबा चलता है। और जबकि इसमें कैसा होता है, ये फ्लैक्सीबल और अनस्टेबल होता है, इसका उल्टा है अनस्टेबल, और रिजिड का भी उल्टा है फ्लैक्सीबल, ठीक है। ये फ्लैक्सीबल है, जब फ्रेंडशिप बन गई, 4 फ्रेंड मिलकर बात कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो फ्लैक्सीबल हो गया, और अनस्टेबल है, जब तक वो काम हो रहा है तब तक है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। नंबर 3, अथॉरिटी अराइज बाय विर्च्यू ऑफ पोजीशन इन मैनेजमेंट। जैसी मैनेजमेंट चाहती है वैसी अथॉरिटी इसमें होती है। इसमें अथॉरिटी कैसी, अराउज आउट ऑफ पर्सनल क्वालिटीज़ के आधार पर होती है, ठीक। एडहेयर टू रूल्स, वायलेशन ऑफ रूल्स में लीड टू पेनल्टीज एंड पनिशमेंट। अगर इसमें रूल्स छोड़े जाते हैं फॉर्मल में तो आपको पेनल्टी पनिशमेंट दोनों मिल सकते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नो है, ठीक। फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा होता है, टेक्स प्लेस थ्रू द स्केलर चेन। हमने एक एग्जांपल पढ़ा था, अगर आपको ध्यान हो कि ये उल्टा वी की शेप का, तो इसमें ऐसे चलते हैं, ठीक है। कोई भी बात हो ऐसे चलती है। यहाँ मान लो बॉस है, ये तो बॉस है, ये यहाँ, तो ये ऐसे चलेगा। ये बॉस है, ये इसके एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़, ये एम्प्लॉयज़। तो ये क्या बता रहा है, स्केलर चेन होती है एक, उसको फॉलो किया जाता है। इसमें पहले नीचे वाले बात ऊपर तक पहुंचाएगा, ऊपर वाला फिर नीचे तक पहुंचाएगा, तब चलेगी। और इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। ये प्लेन भी हो सकती है, जैसे ये है डायरेक्ट सीधा यूं बात भी की जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। पर्पस, टू अचीव प्लान ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इसका जो मेन होता है उद्देश्य, जो पहले से ही प्लान ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करना होता है। जबकि इसमें टू सेटिस्फाई सोशल एंड कल्चरल नीड्स एंड फुलफिल कॉमन इंटरेस्ट। आपसी जो आपके इंटरेस्ट हैं, जो आपकी सोशल कल्चरल नीड्स हैं, उनको सेटिस्फाई करना होता है। मतलब पर्सनल इंटरेस्ट में देखा जाता है, इसमें नहीं होता, इसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखा जाता है। फॉर्मल और ओरिजन, फॉर्मेशन ऑफ ओरिजन, ये कैसे बनते हैं, ये डेलिबरेटली प्लान्ड एंड क्रिएटेड बाय मैनेजमेंट। कौन से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही प्लान्ड होते हैं और अपनी इच्छा से ही जो मैनेजमेंट है इसको बनाती है। और जबकि इनका मर्ज होता है नो इनफॉर्मल का, स्पॉन्टेनियसली होता है, अचानक बन जाते हैं एट ए रिजल्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन एंड अमंग एम्प्लॉयज़। सोशल इंटरेक्शन हुआ, लोग आपस में मिले एम्प्लॉयज़ के बीच में, तो ये अपने आप बन जाते हैं। स्ट्रक्चर, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ टास्क और रिलेशनशिप, ठीक है। इसमें बहुत पहले से ही अच्छा, जो जितने भी टास्क और रिलेशनशिप होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं, उसके बेस पे ही काम होता है। कौन बॉस है, कौन उसका सबॉर्डिनेट है, सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। बात करने का भी तरीका होता है, आप
कैसी भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर सकते, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, नो क्लियर कट स्ट्रक्चर नहीं होता, ठीक है, बट कॉम्प्लेक्स नेटवर्क और रिलेशनशिप का हो सकता है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, इसमें अथॉरिटी ऐसे चलती है, जो ऊपर वाले बॉस ने कह दिया वो बात माननी पड़ेगी नीचे वाले को, अथॉरिटी हमेशा ऊपर से नीचे चलती है फॉर्मल में, जबकि इसमें वर्टिकली चलती है। वर्टिकली चलने का मतलब हो गया दिस वे में, इस फॉर्म में चलती है। आप कोई भी किसी को कुछ भी बोल सकता है, हॉरिजॉन्टली चलती है, ठीक है, ये रहा हॉरिजॉन्टली। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इस पर टोटल 4 वीडियोस बनाई हैं, 2 इससे पहले, तीसरी ये है ही, और 4 इसके बाद जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन पर है। तो आप उन सबको अच्छे से देखें। मैंने अकाउंट्स पे भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं आपके 12th के क्लास पे, जल्दी ही 11th अकाउंट्स की मैं शुरू करने वाला हूं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें, और कॉमर्स मेरे चैनल पे बहुत अच्छे से पढ़ते रहें और अच्छे मार्क्स लाते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।